परमेष्टि भगवान की जय। ग्रंथ राशि तत्व सूत्र ग्रंथ का तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य श्री ने अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन किया है। अपनी इस क्लास में हम वर्तमान में मध्यलोक का वर्णन पढ़ रहे हैं। अंतिम क्लास में हमने समझा असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में जो जम्बू द्वीप है उसमें 7 क्षेत्र हैं। जो भरत क्षेत्र है वह पूरे जम्बू द्वीप का 190वां भाग हुआ करता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था हाथी खंड क्षेत्र की कितनी रचना है, उसके साथ साथ पुष्करायत को आयत क्यों लिया है, क्योंकि उसमें आधे स्थान पे तो मानसूत्र पर्वत आ जाता है। इस प्रकार से समझा इनकी रचना दूनी दूनी होती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके साथ साथ आचार्य ने अंतिम सूत्र कहा था कि जो मनुष्य है प्राण मानसूत्रान मनुष्य, अर्थात मनुष्य मानसूत्र पर्वत के अंदर तक रहते हैं, बाहर नहीं जाते, अर्थात अढ़ाई दीप नहीं मात्र मनुष्यों का निवास होता है। इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे। शिष्य प्रश्न करता कि महाराज श्री ये जो मनुष्य की आप चर्चा कर रहे हैं ये कितने भेद वाले होते हैं? तो अपनी हम इस क्लास में मनुष्यों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ कर्मभूमि के भेदों की और मनुष्य त्रियंचों की आयु कितनी होती है उसकी हम चर्चा भी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मनुष्य के भेद कितने होते हैं। ये हमारे तीसरे अध्याय की अंतिम क्लास है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और स्टार्टिंग से पूरी क्लास को पढ़ना है, जिससे आप पूरे अध्याय को अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आइए सूत्र क्रमांक 36 देखिए। आर्यामलेशाश्च मनुष्यों के बारे में कर रहे हैं। आर्यामलेशाश्च संधि विच्छेद और च यहाँ पर शुद्ध संधि से शाखा विसर्ग हो गया। देखिए तो मनुष्यों के कितने भेद होते हैं? तो आचार्य ने कह दिया आर्या और म्लेच्छ। इस प्रकार से मनुष्य 2 प्रकार के हुआ करते हैं। देखिए सूत्र का अर्थ मनुष्यों के 2 भेद होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। सामान्य से उनके भेद बता दिए। 4 शब्द से युगल लेना। त्रिंच मनुष्य भी होते हैं। त्रिंच अर्थात जो समूचर मनुष्य होते हैं, स्त्रियों की गुप्त स्थान और नाभि स्थान पर होते हैं, उनको भी त्रिंच मनुष्य कहा जाता है। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं 4 से त्रिंचों को भी घर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आर्य कौन है? जिनकी संगति अच्छी है, जिनका खान पान अच्छा होता है, जो उच्च कुलीन वाले होते हैं, इस प्रकार से जिनकी क्रियाएं आर्यों के समान होती है वह आर्य हैं। और म्लेच्छ इनसे उल्टे होते हैं, जिनको आचार विचार करने का कोई संभव कार्य नहीं समझ में आता, जो कोई अच्छे बुरे का भेद न करके कार्य करते रहते हैं, जिनका कुल भी अच्छा नहीं रहता है और जिनकी संगति भी बुरी होती है, इस प्रकार से वह म्लेच्छ होते हैं। तो 2 भेद मनुष्यों के हो गए, आर्य और म्लेच्छ, अर्थात मनुष्यों के 2 भेद होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। इस प्रकार से ठीक है। अब यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि जो जम्बू द्वीप है इसमें आचार्य जी ने कहा था कि हेमवत, हरि और देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्य ये सभी क्या है? भोग भूमियां हैं। तो शिष्य प्रश्न करता महाराज श्री तो कर्म भूमि कौन कौन सी है? आगे आचार्य श्री अब कर्म भूमि की चर्चा कर रहे। देखिए सूत्र क्रमांक 37 कह रहे हैं कर्म भूमियों के भेद कितने होते हैं। भरत एरावत कर्म भूमियों न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। पुनः पढ़ लेते हैं। भरत एरावत कर्म भूमियों न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या संधि विच्छेद। भरत एरावत कर्म भूमियों न्यत्र, तो कर्म भूमयः अन्यत्र, और यहाँ पर देव कुरुत्तर कुरुभ्या, तो यहाँ पर देव कुरुत्तर उत्तर कुरुभ्या। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखिए सूत्र का अर्थ। भरत एरावत, भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र ये जम्बू द्वीप की यहाँ पर चर्चा बता रहे हैं। यहाँ पर कर भूमियों के भेद बता रहे हैं। देखिए भरत और एरावत क्षेत्र कर भूमि अर्थात कर भूमि होती हैं। अर्थात जम्बू द्वीप में जो भरत है और एरावत क्षेत्र है, अंतिम यहाँ पर दक्षिण में जो पहला है और उत्तर में जो पहला है, इन दोनों में जो पहले क्षेत्र है भरत और एरावत, ये दोनों क्षेत्र कर्म भूमियां होती हैं। इसके साथ साथ अन्यत्र अर्थात छोड़कर देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर, देवकुरु उत्तर कुरु क्या है? यह जो बीच में विदेश क्षेत्र बना हुआ है बड़ा वाला, इसमें जो इस तरह स्थान है गजदंत की आकृति का, ये देवकुरु और उत्तर कुरु यहाँ पर 2 स्थान हो जाते हैं। तो कह रहे इन 2 स्थानों को छोड़कर शेष जो विदेश क्षेत्र का स्थान बचता है वह कर्म भूमि कहलाती है।
अर्थात जो देवकुरु उत्तर कुरु यहाँ पर पृष्ठभूमि भूमि यहाँ पर देवकुरु उत्तर कुरु में है, लेकिन जो शेष स्थान बचा है देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर इन दो शेष स्थान पर कह रहे हैं कर्म भूमि होती है। अर्थात देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर जो विजय बचा है उतने स्थान पे और भरत और ऐरावत क्षेत्र पे क्या होती हैं, कर्म भूमियां होती हैं। इस प्रकार सूत्र का अर्थ हो गया। अब देखिए विशेष अर्थ में सूत्र का अर्थ समझते हैं। 5 भरत 5 ऐरावत और विदेह 5 अर्थात देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर अनाय द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हुआ करती हैं। अब अनाय द्वीप के उन्होंने ग्रहण कर ली। अनाय द्वीप अर्थात 1-2 द्वीप और आधा द्वीप, इसका नाम है अनाय द्वीप, जिसको हम ढाई द्वीप भी कह सकते हैं। तो जम्बू द्वीप को पूरा ग्रहण कर लिया, एक द्वीप, उसके बाद दूसरा धाती खंड द्वीप है उसको ग्रहण कर लिया तो 2 द्वीप हो गए। और यहाँ पर जो पुष्करोत्तर जो द्वीप था उसका द्वीप था, इसके आधे में तो मानसूता पर्वत है, इसलिए इसका आधा ग्रहण करेंगे तो ये आधा ही हो गया। 1, 2 और आधा कितने हो गए, 2.5। तो कह रहे अढ़ाई द्वीप में, अढ़ाई द्वीप हमने यहाँ बता दी कि 2 द्वीप और आधा द्वीप ग्रहण करना, तो अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां होती है। 15 कैसे, क्योंकि जो जम्बू द्वीप है इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर विदेह, तो ये 3 कर्म भूमियां हो गई। तो जम्बू द्वीप कितनी हो गई, 3। अब आगे का जो द्वीप है वह दुगना दुगना है, दुर्विस्कंबा, दूना दूना वाला, इसमें यदि कर्म भूमियां 3 है तो इसमें कितनी होंगी, 6 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 2 भरत 2 ऐरावत और 2 विदेह क्षेत्र हो जाएंगे। और इसी प्रकार कहा था पुष्कर आधे, पुष्कर के आधे में इसी प्रकार जम्बू द्वीप जैसी रचना है, जम्बू द्वीप जैसी अर्थात दुगनी दुगनी रचना यहाँ पर ग्रहण कर लेना है। अथवा ऐसा मान सकते हैं कि घाती खंड के जैसी हमें रचना ग्रहण कर लेनी। तो 6 कर्म भूमियां धाती खंड द्वीप में है, तो जो पुष्कर व द्वीप रहेगा उसमें भी 6 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 6 ग्रहण कर लेंगे। तो 6 6 दूनी 12 और 3 15, इस प्रकार से ये 15 कर्म भूमियां यहाँ पर कर्म भूमियां में हो जाती है। कौन सी कर्म भूमि में, अढ़ाई द्वीप की कर्म भूमियों में 15 कर्म भूमियां हो जाती है। अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 इस जम्बू द्वीप की, घाटी खंड की 6 और पुष्कर द्वीप की 6, इस प्रकार से कह दिया। 5 भरत 5 ऐरावत और विदेह के 5, किसको छोड़ना है, देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर जो विदेह बचा उसकी 5, अढ़ाई द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हो जाया करती है। पिछले सूत्र में हम भोग भूमि की चर्चा तो कर ही आए। इस प्रकार से जम्बू द्वीप को अढ़ाई द्वीप की रचना हुआ करती है। अब से प्रश्न करा महाराज श्री, यहाँ पर मनुष्य रहते हैं उनकी आयु कितनी होती है, तब देखिए आयु के बारे में चर्चा करते हैं। मनुष्यों की आयु सूत्र क्रमांक 38, परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, पुनः पढ़िए, परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, संधि विच्छेद, परावरे त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते। देखिए मनुष्य की आयु बता रहे हैं, परा अर्थात उत्कृष्ट से, जो अधिक से अधिक कितनी होगी, त्रिपल्य अर्थात 3 पल्य की होती है। अवर अर्थात जो जघन्य रहती है वह अंतर मुहूर्त की होती है। किसकी आयु, मनुष्य की आयु, अर्थात जो मनुष्य की उत्कृष्ट आयु अधिक से अधिक होगी तो 3 पल्य की और कम से कम होगी तो अंतर मुहूर्त की हुआ करती है। और त्रियंचों कितनी होगी, तो आगे आचार्य ने कह दिया त्रियज्ञो निजानाम च, फिर से देख लियो 39 सूत्र, त्रियज्ञो निजानाम च, वहां से देखिए अर्थ, त्रियंचों की भी मनुष्यों के समान आयु समझना, अर्थात मनुष्यों की आयु में वैसी त्रियंचों की आयु समझना। त्रियंचों की भी आयु अधिक से अधिक 3 पल्य की होती है और कम से कम अंतर मुहूर्त की हुआ करती है। मनुष्यों की 3 पल्य की किसकी होगी, तो उत्कृष्ट भोग भूमि का जो जीव है उसकी 3 पल्य की आयु है। और जो अंतर मुहूर्त है वो किसकी होगी, जो समूचन जीव बची उनकी अंतर मुहूर्त की होती है। उसी प्रकार त्रियंचों में किसकी लेंगे, जो उत्कृष्ट भोग भूमि में त्रियंच रहते हैं उनकी अधिक से अधिक 3 पल्य की आयु होगी उत्कृष्ट त्रियंच की अपेक्षा, और कम से कम कितनी होगी, अंतर मुहूर्त की निगोदिया जीव की हो सकती है। इस प्रकार से मनुष्य त्रियंचों की आयु की आचार्य ने वर्णन कर दिया था। हमने अपनी इस क्लास में तीसरे अध्याय में मध्यलोक और अधोलोक का बहुत ही अच्छे से वर्णन पढ़ा है। आप पहली क्लास से अंतिम क्लास तक पढ़ेंगे तो आप भी बहुत अच्छे समझ जाएंगे। अतः आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल से निरंतर बने रहिए, इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य कीजिए, जिससे आपको जैन सिद्धांत के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे उनको भी श्रद्धा करने का लाभ मिल सके। यहाँ तक हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आगे की क्लास में हम चौथा अध्याय अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए विराम। जय जिनेन्द्र।